हेलो एंड वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। क्रॉनिकल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज प्रीवियसली डिस्कस्ड कि क्रॉनिकल आईएएस अपॉन द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज पे अपने प्लेटफॉर्म पे यूपी पीसीएस फोकस जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स राइट फ्रॉम 3 नवंबर शुरू कर रहा है। 3 नवंबर से हमने यूपी पीसीएस फोकस जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इसी कंटिन्यूएशन में हमारी क्लासेस 3 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक आप हमारे क्रॉनिकल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्रीली आपके लिए अवेलेबल होंगी। इसका बेनिफिट उठाने के लिए या कोर्स के फीचर जानने के लिए आप जो है ये क्लासेस हमारे क्रॉनिकल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आज का डिस्कशन प्रोमिनेंटली हम यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के ब्रॉडर स्ट्रक्चर और सिलेबस के बारे में डिकोड करेंगे। तो ये सेशन प्रोमिनेंटली उन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है या जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग है और सिविल सर्विसेज का ड्रीम देख रहे हैं और वो थ्रू यूपी पीसीएस अपने इस सिविल सर्विसेज ड्रीम के गोल को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए आज ये प्रोमिनेंट सेशन है। तो इस सेशन में प्रोमिनेंटली हम ब्रॉडरली देखेंगे कि यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है उससे प्रोमिनेंटली किन किन सर्विसेज में जो है आप अपना करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। बियॉन्ड इस यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के कितने स्टेजेस है एग्जामिनेशन के एंड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस कंटेंट है, कमीशन ने क्या क्या स्पेसिफिकली अपने सिलेबस में मेंशन किया है, कैसे पैटर्न है, इनका टाइम टेबल क्या है, कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है एंड जो प्रायोरिटी एरियाज हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आज इस सेशन में हम ये डिकोड करेंगे। तो प्रोमिनेंटली ये सेशन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए या फॉर दैट मैटर जो भी यूपी पीसीएस एग्जाम को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में विद फुल डेडिकेशन देना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन है। तो बिगिन करते हैं। सबसे पहला जो आज हम क्रॉनिकल आईएएस यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स रन कर रहे हैं उसके प्रोमिनेंट फीचर्स ये हैं। ये क्रॉनिकल आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स आप क्रॉनिकल आईएएस के ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप जो है क्रॉनिकल आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे जो है राइट फ्रॉम पोस्ट 21 नवंबर जो है सारी क्लासेस जो है आपको ऐप पे एक्सेस होंगी। फॉर द मीन वाइल 3 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक आप जो है यूट्यूब पे क्लासेस जो भी डेमो है या ब्रॉडर इन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको क्रॉनिकल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो ये जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव ये ऐप पे कंडक्ट की जाएंगी ऑन अ डेली बेसिस। एक वीक में अराउंड 5 डेज मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस रन होंगी, सैटरडे टू संडे कोई क्लासेस नहीं होंगी, वो आपके रिवीजन और टेस्ट के लिए होगा। डेली 3 to 6 PM 3 घंटे क्लासेस चलेंगी। पर डे आपकी जो है 2 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। 3 to 4:30 एक सब्जेक्ट लिया जाएगा, एक 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक होगा एंड देन अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्ट करके 4:30 to 6 PM तक नेक्स्ट बैच आपका जो है लाइव चलेगा। स्टैटिक और डायनेमिक सब्जेक्ट्स को मिला के ये कोर्स रन होगा। ये ऑल टुगेदर एक 10 मंथ्स प्रोग्राम है। 10 महीने के लिए प्रोग्राम यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स रन होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स 2026 और फॉर दैट मैटर 2027 के लिए अपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बिगिन करना चाहते हैं वो इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्स की ब्रॉडर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जो लैंग्वेज यूज होगा इस क्लासेस में वो इंग्लिश के फॉर्म में होगा। यानी कि जो क्लासेस डिलीवर होंगे, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है, तो इंग्लिश के फॉर्म में ओरेशन होगा। जो कंटेंट होगा, जो कंटेंट क्लासेस में डिस्कस की जाएंगी वो प्रोमिनेंटली इंग्लिश अलॉन्ग विद जो की टर्मिनोलॉजीज होंगी जो हिंदी में लिखी जाएंगी, राइट। ये सारी चीज़ों का मिश्रण होगा और इन क्लासेस के बाद जैसे ही ये क्लासेस फिनिश होंगी उन क्लासेस से रिलेटेड आपको जो है पीडीएफ सिनॉप्सिस, अगर आपने इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में कंटेंट पीडीएफ का अवेलेबल होगा, अगर हिंदी मीडियम के हो तो प्रॉपरली हिंदी मीडियम की सिनॉप्सिस जो है पीडीएफ सिनॉप्सिस उस क्लास की आपको जो है ऐप पे मिल जाएगी। एंड बियॉन्ड दैट हर एक क्लास कंडक्ट होने के बाद जैसे ही क्लास फिनिश होगी तो उस क्लास से रिलेटेड डेली ऑन अ डेली बेसिस 10 to 20 एमसीक्यूज जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्रॉनिकल आईएएस के ऐप पे मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो, क्लासेस में जो भी आपने समझा हो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप थ्रू टेस्ट जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस का भी फोकस इस क्रॉनिकल आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स में रखा गया है। बियॉन्ड दैट
इस कोर्स में आपको जो है 10 प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगे। क्लास में सिनॉप्सिस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बियॉन्ड आपको बुकलेट्स भी मिलेंगी जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड जो भी सिलेबस सेगमेंट है यूपीपीसीएस का उसको आपको कैटर करेंगी। यूपी के लिए करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए भी इस फाउंडेशन कोर्स में डीपर एम्फेसिस रखा गया है। तो यूपी स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर्स मिलेंगी। यूपीपीसीएस मेंस में पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी एंड बियॉन्ड उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर वो यूपीपीसीएस पेपर 5 और 6 में है। तो एक डीपर फोकस रखा गया है। इस कोर्स के सिलेबस कंटेंट को ऐसे ही कस्टमाइज किया गया है ताकि ये पेपर 5 और पेपर 6 आप होली इंटीग्रेटेड करके एक साइंटिफिक तरीके से अपने कोर्स की प्रिपरेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर कंप्लीट कर सके। बियॉन्ड पेडागॉगी पे स्पेसिफिक फोकस रखा गया है आपके रिटेंशन के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी ये डेटा या क्लासेस रन है वो रिटेन है उसके लिए फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स अलॉन्ग विद द अदर सिमिलर फीचर्स जो आपको दिए जाएंगे। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, उससे पहले जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हैं या मेंस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज होंगी वो इस प्रोग्राम का ब्रॉडर फीचर है। ये कोर्स की एडमिशन ऑलरेडी 3 नवंबर से बिगिन हो चुके हैं। एज डिस्कस की 3 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक जो भी प्रोमिनेंट फैकल्टीज सब्जेक्ट्स लेंगी उनके डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। तो अगर ये फैकल्टीज आपके हिसाब से अगर आप बेनिफिशियल हैं उनको पहले आप उनके लेक्चर्स देख लें। अगर आपको लगता है कि उससे बेनिफिट पहुंचेगा तो इस कोर्स का बेनिफिट आप क्रॉनिकल आईएएस के ऐप पे जाके वहाँ पे कोर्स की पेमेंट कर सकते हैं या फिर फॉर दैट मैटर क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट से भी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इस कोर्स की फी जो है अराउंड 9,000 रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी। और फॉर दैट मैटर अगर आप फुल पेमेंट नहीं दे पा रहे तो मंथली पेमेंट के भी ऑप्शंस इस प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं। तो ये ब्रॉडर फीचर है हमारे क्रॉनिकल आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स का। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप जो है इसमें इस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें। अब प्रोमिनेंटली हम आते हैं कि जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स है, राइट, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में डाउट है कि आखिर ये यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट कराता है, हर साल हम न्यूज़ में देखते हैं कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और फॉर दैट मैटर जो भी कैंडिडेट्स यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन फाइनली क्वालिफाई करते हैं उनकी सोसाइटी में बड़ी ही प्रेस्टीज, बहुत ही बातें उनकी की जाती है। तो आखिर ये यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन किन सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट जो है हमें मिलती है उसके बारे में एक ब्रीफ सा डिस्कशन करते हैं। अगर आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन कौन कौन सी सर्विसेज जो है आपको कौन कौन सी सर्विसेज का ड्रीम आपका जो है फुलफिल करने में हेल्पफुल होता है। तो एज यू नो कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून का पालन करने के लिए गवर्नेंस मशीनरी बनाई जाती है। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कानून का सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहा है, नियम और कानून से हर कोई पालन करे, उसके लिए एक मशीनरी डिवाइस होती है जो कि गवर्नेंस मशीनरी या सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक करते हैं। ये जो है प्रोमिनेंटली सिविल सर्वेंट्स प्रोमिनेंटली इसी यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। तो यूपीपीसीएस के थ्रू जो है कुछ प्रशासनिक सेवाएं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पोस्ट लाइक एसडीएम की पोस्ट जो होती है, डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट आपको थ्रू यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने के बाद मिलती है। सबसे टॉप रैंकिंग पोस्ट ये होती है, यूजुअली कैंडिडेट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीएम होता है, राइट। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइमल्टेनियसली ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हम देखेंगे, तहसील के लेवल पे आप देखेंगे नायब तहसीलदार और तहसीलदार का रिक्रूटमेंट थ्रू दिस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन होता है। ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं, जिनको एआरटीओज बोलते हैं, एआरटीओज जो होते हैं इनका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है। कमर्शियल टैक्स के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट थ्रू दिस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन जो कि एग्जीक्यूटिव डोमेन में साइमल्टेनियसली ट्रेजरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर्स, ऐसे जो इंपॉर्टेंट गैजेटेड पोस्ट है थ्रू दिस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू
यूपीपीसीएस आप इनको जो है अपना करियर ऑप्शंस बना सकते हैं अगर आप यूपीपीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर पुलिसिंग की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको जो है डीएसपी की पोस्ट मिलती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल अलॉन्ग विद डेप्यूटी जेलर की पोस्ट भी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मिलती है। क्वाइट लुक्रेटिव पोस्ट है इनका, बहुत ही पावर और फंक्शन से इन ऑफिसर्स को एलोकेट होती है, जो सोसाइटी में एक डिजायर्ड चेंज न सिर्फ सोसाइटी के लेवल पे बट ओवरऑल उत्तर प्रदेश एज अ स्टेट की जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं ये ऑफिसर्स डिटरमिन करते हैं। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, सोसाइटी में बहुत ही प्रेस्टीज से इन जॉब्स को देखा जाता है। फाइनेंस और कॉमर्स की डोमेन में देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो कि रेवेन्यू ऑडिटिंग करते हैं। साइमल्टेनियसली सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के डोमेन में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट ऑफिसर्स, ऐसे पोस्ट जो है थ्रू दिस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद मिलते हैं। नाउ और भी आपके जो है एजुकेशन के फील्ड में आप देखेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसे बीएसए बोलते हैं, स्पेसिफिक पोस्ट है। जिन्होंने बीएड किया हुआ उनके लिए पोस्ट जो है थ्रू दिस एग्जामिनेशन जो है बीएसए की पोस्ट मिलती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट जो होती है, जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस उनकी कमीशन मेंशन करता है, हर साल ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये सारे पोस्ट जो है थ्रू यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, ये गैजेटेड पोस्ट जो है आपको मिलते हैं, जो कि एक सूटेबल करियर ऑप्शन है। साथ ही साथ आपको पावर्स अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस दी जाए, ये पोस्ट जो है आपको प्रोवाइड करती है कि सोसाइटी में आप एक डिजायर्ड चेंज ला सके। प्रेस्टीज और ऑनर तो मिलता ही है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये हर एक इंडिया के यूथ का एक डिजायर्ड गोल है, एक ड्रीम है सिविल सर्विसेज में आना। इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन में या उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में ये जो जॉब प्रोफाइल से बहुत ही लुक्रेटिव है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी करती हैं अपने साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी करती हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उनकी लाइफ में चेंज लाने में, राइट। तो ये सारे जो है सर्विसेज थ्रू यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, अगर आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हो तो मैं आपको बता दूं ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डेस्टिनेशंस जो है आपको मिलेंगे अगर आप जो है यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी। काफी अच्छा लग रहा है कि अच्छी अच्छी पोस्ट है। आप अपने कार के पीछे अगर आपको जो सरकारी गाड़ी मिलेगी उस पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा। हर किसी व्यक्ति के पीछे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्टिकर चला के कोई ना कोई गाड़ी लेके घूम ही रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके कार के बाहर जो है जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाए उस पर उत्तर प्रदेश शासन अगर लिखा हो, वो कितना लुक्रेटिव लगता है और कितना इन्फ्लुएंशियल लगता है, एक उसका अलग ग्लैमर होता है। खैर इस चीज के पीछे नहीं भागते, लेकिन ये सारी पोस्ट जो है आप यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे तो आपको मिलेगी। अब यूपीपीसीएस के ब्रॉडर स्टेजेस ऑफ द एग्जाम को देखते हैं कि आखिर एग्जाम क्या है। एक बिगिनर एस्पिरेंट हो, पोस्ट तो हमने देख ली, लेकिन पोस्ट को अचीव करने के लिए, इस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना होता है इस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में, उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन जो है, यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि प्रयागराज में सिचुएटेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह होता है। हर एक स्टेट में एक अपना कमीशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है, इसीलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। इनकी यूपीपीसीएस कमीशन की हर साल वैकेंसीज थ्रू नोटिफिकेशन आती है कि इस पोस्ट के लिए इतनी सीट्स वैकेंट हैं, एसडीएम के लिए इतनी सीट्स वैकेंट है, डेप्यूटी एसपी के लिए इतनी सीट्स वैकेंट है। और जैसे जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं उनके हिसाब से यूपीपीसीएस कमीशन जो है एनुअली अपनी नोटिफिकेशन जारी करता है। फॉर्म फिलअप के लिए 1 महीने का गैप दिया जाता है, जिस दिन से नोटिफाई किया जाता है उसके 1 महीने तक आप यूपीपीसीएस की साइट पर जाकर अपने आप फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 21 साल से ऊपर है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है वो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए मैंडेटरी है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, 21 साल से ऊपर हो, राइट। अब एग्जाम की बात करते हैं कि तो यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन है वो 3 चरणों में होता है, 3 स्टेज में ये एग्जाम होता है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं। सबसे पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स है, इसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। देन आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, इसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। और प्रीलिम्स जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन वो बच्चे फिर मेंस के लिए अपेयर होते हैं। एंड इस मेंस एग्जामिनेशन के बाद फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू होने के बाद मेंस और इंटरव्यू के जो भी नंबर बच्चे कैंडिडेट्स स्कोर करते हैं उनको क्लब करके मेरिट डिसाइड होती है, एंड फिर अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ ये डिसाइड होता है कौन से बच्चे फाइनली सेलेक्टेड है या नहीं है। तो फाइनली ये 3 स्टेजेस में जो है ये एग्जाम होता है। तो वन बाय वन हम प्रीलिम्स को पहले डिकोड करेंगे, फिर मेंस को डिकोड करेंगे, एंड देन देखेंगे इंटरव्यू के बारे में, एंड साइमल्टेनियसली हम देखेंगे कि कैसे कितने मार्क्स आपको स्कोर करने ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, जो पास्ट 5 सालों का ट्रेंड रहा है, मेंस का क्या सिलेबस है, कैसे नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, कैसे एग्जाम होता है, कितने दिनों में होता है, कितने पेपर, ये सारा हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। इसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। एक क्वालिफाइंग या स्क्रीनिंग नेचर होता है, क्योंकि लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे होते हैं। अराउंड 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स एवरी ईयर इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। 5 से 6 लाख हर साल जो है इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, एंड जो सीट्स होती हैं वो एट एन एवरेज 500 के आसपास। जस्ट फॉर एग्जांपल 2025 के लिए जो वैकेंसीज आई वो 241 के वैकेंसीज जो अभी नोटिफिकेशन में आई है, लेकिन एग्जामिनेशन होते होते तक जो है ये सीट्स जो है ग्रेजुअली बढ़ती है जाती हैं। जैसे 2024 का जो एग्जामिनेशन अभी कंक्लूड हुआ है उसमें अराउंड 941 सीट्स थी। बहुत लंबे टाइम बाद इतनी ज़्यादा सीट थी, बट एन एवरेज हम रेशियो लेके चलेंगे कि अराउंड 500 सीट्स के लिए 5 से 6 लाख स्टूडेंट जो है हर साल इस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं। तो ऐसे में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे मेंस के लिए ही अपीयर होने लगे तो 5-6 लाख कॉपियां जो है इवेलुएट करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, एक रिजेक्शन का सबसे पहला टेस्ट आता है कि बहुत सारा क्राउड यहाँ प्रीलिम्स स्टेज पे ही हट जाता है। यानी कि ये जो 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं इनमें से अराउंड 60% बच्चे ही प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। 3 लाख का क्राउड जो होता है एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है, 2.5-3 लाख के स्टूडेंट्स के अराउंड। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स, जो भी सीट्स कमीशन ने नोटिफाई की हैं उसका 15 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मेंस के लिए बच्चे एज पर द कमीशन 15 गुना बच्चे जो है मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2024 में जस्ट 941 सीट के अराउंड रफली आप समझ लो 1000 सीट के अराउंड जो है 2024 में वैकेंसीज थी, तो उसका 15 गुना यानी कि 15,000 बच्चों ने जो है मेंस लिखा है। अब आप समझ लो 2025 में अराउंड 240 के अराउंड जो वैकेंसीज आई हैं तो उसका 15 टाइम्स बच्चे ही मेंस के लिए अपीयर होंगे। तो रफली अराउंड 15 टाइम्स कैंडिडेट जो है मेंस के लिए अपेयर होते हैं, और इन 15 जो भी बच्चे मेंस अपेयर हो रहे हैं उनका 3 गुना बच्चे जो है ऑफ द टोटल वैकेंसी, अगर 1000 वैकेंसी है तो 3000 बच्चे फाइनली इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे, और फिर फाइनली वो 2000 बच्चे एलिमिनेट होके ऑल टुगेदर फाइनली 1000 बच्चे जो है सिलेक्ट होंगे। तो आप देखेंगे 5-6 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें से रफली अराउंड 1000 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं एज पर द सीट्स। तो रिजेक्शन कितने सारे बच्चों का हो रहा है, 99.99% एक तरह से रिजेक्शन हो रहा है। तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो हो जाती है। 0.01% के अराउंड कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ये ऐसा रेशियो होता है। इसीलिए एग्जामिनेशन बहुत ही टफ बोला जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड ये यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन या यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन इंडिया में अक्रॉस द वर्ल्ड अमंग द टफेस्ट बोले जाते हैं, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं बहुत ही स्क्यूड गैप, बहुत लंबा गैप है, राइट। तो प्रीलिम्स में जो है प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम प्रोमिनेंटली बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ऑप्शन बेस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है, एंड फाइनली आपको OMR शीट दी जाती है जिनको आप बबल करके फिलअप करते हो अपने करेक्ट आंसर्स को, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 बोला जाता है, और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 2 जिसको CSAT बोला जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। CSAT स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे पहले जो है 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं, एक ही दिन 2 पेपर अलग अलग टाइमिंग्स पे कंडक्ट किए जाते हैं। और ये पेपर प्रीलिम्स का पेपर जो है प्रोमिनेंटली
सबसे पहले जो कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपको पोस्ट अभी मैंने दिखाई कि कौन कौन सी पोस्ट इसके थ्रू मिलती हैं, उनको अपर सबऑर्डिनेट बोला जाता है। और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों से फॉरेस्ट सर्विसेज की जो भी हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है, राइट, पहले सिर्फ मेंस होता था, प्रीलिम्स नहीं होता था, लेकिन इन सर्विसेज के लिए भी कॉमन प्रीलिम्स रखा गया है। तो ये तीनों के लिए जो है एक कॉमन सेट ऑफ प्रीलिम्स और सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आते हैं, हालांकि कट ऑफ जो है इनकी अलग अलग आती है, राइट। तो ये आप आइदर अगर आप एलिजिबल हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए तो ये फॉर्म, ये भी कैटेगरी आप अपने फॉर्म फिलअप करते हो आप मेंशन कर सकें, नहीं तो फिर आप अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज ही आप जो है उनके लिए अपेयर करेंगे। तो दो पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जिसको जनरल स्टडीज पेपर 2 या सीसैट बोलते हैं। अब ये जो जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 है, ये दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। 200 नंबर का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होता है, दूसरा पेपर जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसैट बोलता है वो भी 200 नंबर का होता है। सबसे पहले ये आपका जीएस पेपर 1 होता है, जो कि एक ही दिन ये दोनों पेपर होते। तो सबसे पहला जो है जीएस पेपर 1, आपकी जो इसकी टाइमिंग होती है सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच में, 2 घंटे के ड्यूरेशन में ये सबसे पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 1। एंड बियॉन्ड दैट जो दूसरा पेपर है, जो सीसैट का पेपर है, वो 2:30 से 4:30 के टाइम पीरियड पे जो है कमीशन इसको कंडक्ट कराता है। इनका जो ब्रॉडर नेचर, जैसा डिस्कस की, ऑब्जेक्टिव नेचर, आपको ओएमआर शीट पे बबल्स को फिलअप करना होता है। क्वेश्चन जो होता है ऑप्शंस के फॉर्मेट है, ABCD ऑप्शंस होते हैं, उनमें आपको चूज करना होता है एज पर क्वेश्चन। तो ये प्रीलिम्स स्टेज जो है मल्टीपल चॉइस बेस्ड यानी कि MCQ बेस्ड पैटर्न पे ब्रॉडली जो है इसका पेपर होता है। नाउ इन दो पेपर में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला पेपर जो है जनरल स्टडीज पेपर 1 या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। इस जनरल स्टडीज पेपर 1 में यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन UPPCS अपने प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो पूछता है, 150 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं। और वहीं सीसैट की अगर बात करें, जो पेपर 2 है जनरल स्टडीज पेपर 2, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए करने हैं और सीसैट के लिए आपको जो है 100 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे एक नुएंस है कि जो जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी कि ये सीसैट का जो पेपर है, ये लार्जली क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है यानी कि इससे मेरिट नहीं डिसाइड हो रही है। अब उसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि 200 नंबरों में से सीसैट के पेपर में आपको मिनिमम जो है 33% मार्क्स लाने ही लाने हैं। यानी कि 200 में से अराउंड 67 मार्क्स आपको स्कोर करना है। मिनिमम आपको जो है 67 मार्क्स स्कोर करना हर एक स्टूडेंट, तभी जाके उसका जो पेपर 1 है वो इवेलुएट किया जाएगा। अगर आप सीसैट में फेल कर गए, नो मैटर आपने जीएस पेपर 1 में कितना स्कोर किया, आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो सबसे पहले ये मिनिमम आपको इसमें जो है 67 मार्क्स लेके आने। उसके बियॉन्ड कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको सीसैट में, वो मैटर नहीं करता है लार्जली। आपको कैसे भी सीसैट के पेपर को जो क्वालिफाई करना है। इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सीसैट के पेपर में आपसे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाती है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी देखी जाती है, इंटरपर्सनल स्किल चेक करने के लिए कम्युनिकेशन का टॉपिक मेंशन होता है, जो कि 100 क्वेश्चन में आपको अराउंड जो है 67 मार्क्स आउट ऑफ 200 करना होता है। नाउ आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ये डिसाइड करता है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1। ये जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, ये डिसाइड करता है कि 200 नंबरों में से आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। एंड बेस्ड ऑन द कट ऑफ जो है, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 के ही बिहाफ पे आप फाइनली जो है मेंस के लिए अगर आपने सूटेबल कट ऑफ क्लियर किया है तो अपीयर करते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, सबसे पहला डाउट है क्या नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में होती है? यस, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन अगर चूज किया है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत है, तो उसके लिए आपको जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। यानी कि 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को गलत आंसर किया तो 2 मार्क्स तो गए गए, उसकी 1/3 जो मार्किंग, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर है तो 0.66 मार्क्स आपके वहीं डिटेक्ट हो जाते हैं, चाहे जीएस हो या वो सीसैट हो। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एंड एज डिस्कस की टोटल जो है, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे हमने डिस्कस किया 2024 में जो है 941 सीट्स थी, तो इनके 15 टाइम्स बच्चे जो है मेंस के लिए अपेयर होते हैं। फाइनली इंटरव्यू में टोटल नंबर ऑफ सीट्स के 3 गुना बच्चे जो है फाइनली मेंस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। तो ब्रॉडर ये पैटर्न है प्रीलिम्स लेवल पे कि प्रीलिम्स पे 2 पेपर होते हैं, इनके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स, कौन सी टाइमिंग। नाउ
अब क्या क्या सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आखिर क्या क्या सब्जेक्ट्स प्राइमरीली प्रिलिमिनरी एग्जाम जो मोर स्पेसिफिक जनरल स्टडीज पेपर वन में पूछा जाता है, क्योंकि मेरिट तो वही डिसाइड कर रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के बेस की। तो जनरल स्टडीज पेपर वन जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र वन है, उसमें आपसे ब्रॉडली हिस्ट्री अलॉन्ग विथ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री अलॉन्ग विद द आर्ट एंड कल्चर, इतिहास और संस्कृति और कला के मिला के जो है अराउंड आपसे जो है 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस में मोर पर्टिकुलरली हिस्ट्री के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही अप होता है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी। हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही टफ और फैक्चुअल नेचर के होते हैं, राइट। ये जो है आपके जनरल स्टडीज पेपर वन में आप ये ईयर वाइज ट्रेंड देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से 2024 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, मेडिवल हिस्ट्री से जो मध्यकालीन इतिहास है उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए, मॉडर्न इंडिया जो है आधुनिक भारत जिसे बोलते हैं उससे अराउंड 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑल टुगेदर 2024 में आर्ट एंड कल्चर अलोंग विद हिस्ट्री का डोमेन मिला के टोटल 25 क्वेश्चंस के अराउंड जो है यूपी पीसीएस कमीशन ने इस सेगमेंट से पूछा है। यानी कि अराउंड 150 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्ट्री का सेगमेंट जो है, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न अलोंग विद आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री को कभी भी मैं एक सब्जेक्ट की तरह लेके नहीं चलता, हिस्ट्री के अराउंड मैं इसको जो है 4 सब्जेक्ट में कैटेगराइज कर देता हूँ, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न अलोंग विद आर्ट एंड कल्चर। एक ब्रॉडर डोमेन पे, डीपर लेवल पे, फैक्चुअल लेवल पे आपके जो है इसकी प्रिपरेशन करना होता है। वहीं हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर के बियॉन्ड जो है आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस जनरल स्टडीज पेपर में ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिला के यहाँ पे भी 20 to 25 क्वेश्चंस एट एन एवरी ईयर जो है इस ज्योग्राफी वाले डोमेन से पूछे जाते हैं। वेरी करता है, यू कैन सी कि 2018 में 18 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 23 क्वेश्चंस पूछे गए, 17 क्वेश्चंस 2020 में है, 2021 में जो है अराउंड 18 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चंस इन 2022 ज्योग्राफी के डोमेन से हैं। हिस्ट्री अलॉन्ग विद ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही फेवरेट जोन होता है यहाँ पे, स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो एट एन एवरेज यहाँ देखें आप 2024 में 23 क्वेश्चंस पूछेगा और ट्रेंड भी यही है, 20 to 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट जो है आपका जो है वेटेज रहता है, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी पूछा जाता है। साइंस का सेगमेंट जो है, साइंस का सेगमेंट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के जो है, ये साइंस का सेगमेंट हम यूपी पीसीएस के क्लासेस में रन करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेरिजन में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि स्ट्रेटेजाइज करें अगर साइंस की प्रिपरेशन तो आपको डीपर फोकस जो है बायोलॉजी पे रखना होता है। एंड बायोलॉजी पे भी जो फर्दर स्ट्रेटेजाइज प्रिपरेशन होती है लार्जली फिजियोलॉजी पे पूछा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, विटामिन एंड मिनरल्स पे, इस पर ज़्यादा फोकस बायोलॉजी का होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑल टुगेदर साइंस से आप देखेंगे कि अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, राइट। प्रीलिम्स में 15 to 16 क्वेश्चन साइंस वाले डोमेन से पूछा जाता है। एंड बियॉन्ड साइंस आप देखेंगे एक इन्वायरमेंट का जो डोमेन है, जब से ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट इसमें ऐड हुई है, फॉरेस्ट की जो पोस्ट ऐड हुई है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का जो फोकस है कमीशन का वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इन्वायरमेंट से भी एट एन एवरेज 10 to 15 क्वेश्चन हर साल जो है कमीशन जो है यूपी पीसीएस अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछता है। तो इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है। इकोनॉमी से जो है यूपी पीसीएस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे किस मिनरल का ज़्यादा प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन हुआ, आरबीआई का रोल, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसीज, ये सारे इकोनॉमी के डोमेन में आते हैं। तो इकोनॉमी में भी आप देखेंगे फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन, और फॉर दैट मैटर 15 to 20 क्वेश्चन का यहाँ पे भी प्रपोर्शन इकोनॉमी में भी आता है। इकोनॉमी बहुत ही डायनेमिक एंड करंट इन नेचर होती है। तो ये जो क्वेश्चन भी आते हैं करंट एप्लीकेशन के प्रेमाइस पे बेस और फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इंडिया की जीडीपी कितनी प्रेडिक्ट की गई, इकोनॉमिक सर्वे में कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया गया है, तो यहाँ डेटा बेस्ड जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये तो था आपका जो है स्टैटिक वाला पार्ट। जो स्टैटिक वाला पार्ट अप टिल इकोनॉमी आप जो है ये सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये 6 सब्जेक्ट्स ब्रॉडली जो है स्टैटिक डोमेन में आते हैं, जो कि प्रीलिम्स से पूछा जाता है। सबसे डायनेमिक पार्ट और जो डिसाइडिंग पार्ट होता है, राइट, वो होता है करंट अफेयर्स। स्टूडेंट साल भर ये तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है पढ़ाई करके कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करता है वो होता है करंट अफेयर्स का डोमेन। यहाँ पे करंट अफेयर्स एट एन एवरेज 30 to 35 क्वेश्चन हर साल
यूपीपीसीएस जो है अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछता है, और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज प्रिपेयर करता है। अगर आपकी करंट अफेयर्स थॉरली प्रिपेयर्ड है तो इजी टू गो होता है। इसका कुछ बिग ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, हम अपने फाउंडेशन क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि पहले से ही इन 30 to 35 क्वेश्चंस में अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस को कैसे पहले से ही प्रिपेयर करके हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, राइट। जो भी एक ट्रेंड पिछले 5-10 सालों में कमीशन करा है, तो 30 to 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के डोमेन से आते हैं। एंड बियॉन्ड दैट यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी, उसको भी हम इन्हीं सब्जेक्ट्स में क्लब कर देते हैं। यूपी स्पेसिफिक भी 5 to 10 जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश प्रदेश स्पेसिफिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कमीशन प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछता है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस इन नेचर हैं। 150 में एट एन एवरेज जो बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 120 to 130 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। 10 से 20 को 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री वगैरह फैक्चुअल है, उनको आप नहीं पढ़ाओ तो नहीं कर पा रहे हो। 10 ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही रैंडम डेटाबेस होते हैं, इकोनॉमी से कुछ रैंडम डेटा उठा के जो है बना दिया गया, तो उसको किसी में क्लब नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हमने मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा है, राइट। उन क्वेश्चन को स्किप कर देना है, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये ब्रॉडर जो है सब्जेक्ट लेवल पे एंड क्या क्या ट्रेंड रहा है इन क्वेश्चंस को पूछने का यूपीपीसीएस पास कमीशन में, ये आपको देखने की जरूरत है। तो प्रिपरेशन से पहले आपको ये देखने की जरूरत है, सबसे पहले आप अपने पॉलिटी को स्ट्रेंथन कर लें, राइट। क्रोनोलॉजी वाइज हर का डोमेन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलॉन्ग विथ आपकी जो है साइंस का डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चार जो है सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 80 to 90 क्वेश्चन जो है एट एन स्टैटिक वे में पीवाई की, और इनका ही इंटीग्रेशन होता है, पिछले साल के क्वेश्चन और इनसे मिला के ही क्वेश्चन सारे आते हैं। तो ये ब्रॉडर जो है एक प्रीलिम्स का ट्रेंड है जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, इन 150 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस हमें सही कर दिए तो हम एक एश्योरिटी हो जाती है कि एक मेंस में हम मेंस के लिए अपेयर कर रहे हैं, या कितने मार्क्स हम स्कोर करें, जो भी पास्ट 5 सालों में ट्रेंड है उसको देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने डिस्कस किया कि यूपीपीसीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, राइट। 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। तो जो पिछले 5 सालों का स्टैट्स है वो जनरल, SC ST OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेड है एज डिस्कस। यहाँ इनके साथ साथ विमेन के लिए भी सेपरेट उत्तर प्रदेश में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, विमेन के कैंडिडेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए विमेन के भी और महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन है। तो जो हम ट्रेंड देखें 2018 से लेकर 2023 तक, तो इन द पास्ट जो कमीशन ने अभी 2024 का कट ऑफ रिलीज नहीं किया, लेकिन 2023 तक जो है अराउंड 125 मार्क्स पे जो है आप कैंडिडेट्स ने जो है मेंस के लिए अपेयर हुए थे, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था 125 मार्क्स, और रफली जो है नेट जो है 150 क्वेश्चंस में थे, इनको जो है 94 क्वेश्चन सही करने, जो अनरिजर्व जो सामान्य श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको 94 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चन सही करने थे। कट ऑफ अराउंड 125 मार्क्स है, राइट, यानी कि 100 क्वेश्चन से भी नीचे है। वहीं SC कैंडिडेट्स के लिए 112 है, ST कैंडिडेट्स के लिए जो है 109 है। OBC का कट ऑफ आप देखो यहाँ जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा है, 128 मार्क्स फॉर द OBC कैटेगरी, और उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, राइट। अब क्राउड देखो कैसा कंपीट कर रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रहा है। यही सारा एक ट्रेंड आप देखो कि अराउंड जो कट ऑफ जो है 85 से लेकर 95 क्वेश्चन तक अगर आप सही कर रहे हो, राइट, एंड इन केस अगर आपके टोटल जो है 95 क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपके सही होते हैं प्रीलिम्स में, अगर इन क्वेश्चन को सही करते हो, तो एक एश्योरिटी आ जाती है कि आप गिवन ऑन द ट्रेंड जो है आप मेंस के लिए अपीयर हो रहे हो। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है मोर देन 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के से ज़्यादा सही करने की, नेट 100 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। नेट क्वेश्चन 100 मोर देन 100 या 100 का कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करके, आउट ऑफ 120 या 130 जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो एक तरह से एश्योरिटी गिवन ऑन द ट्रेंड जो है, टफनेस लेवल, ये सब बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि 15 गुना बच्चे जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के मेंस के लिए अपेयर होते हैं। तो अगर सीट ज़्यादा हुई तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स मेंस के लिए ज़्यादा अपेयर हो, जैसे 2024 में देखा हमने। वहीं इन सालों में जो है सीट्स जो है कम देखी गई, दो 300-400 ऐसे सीट है, तो उनके 15 गुना जो है स्टूडेंट्स मेंस के लिए आते हैं। तो वो टफनेस को जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज डिटरमिन करती हैं, सबसे पहला फैक्टर होता है। दूसरा, एग्जाम का टफनेस लेवल क्या है, कैसे नेचर ऑफ द क्वेश्चन आते हैं,
क्या इजी क्वेश्चन आया, मॉडरेट आया, टफ है, उस हिसाब से ब्रॉडली ये जो है कट ऑफ जो है जैसे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं वैसा डिसाइड होता है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ ट्रेंड जो है प्रीलिम्स का पिछले 5 सालों में रहा है। तो ब्रॉडली हमने देख लिया कि प्रीलिम्स में 2 स्टेजेस हैं, कितने टोटल मार्क्स के होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, एक ही दिन ये दोनों पेपर कंक्लूड होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, एंड ओवरऑल कितने मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए। तो ये पहला स्टेज हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है, राइट। पहला स्टेज हमारा यहाँ पे क्लियर आता है। अब आते हैं दूसरे चरण में। प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपको एक इंथुजियाज्म होगा कि अब जमकर मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे, फाइनली अपना सिलेक्शन लेना है। लेकिन प्रीलिम्स वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज, अगर मैं अपने सजेशन से बोलूँ तो प्रीलिम्स सबसे टफेस्ट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 लाख बच्चे जो अपियर हो रहे होते हैं, सबके इक्वलेंट चांसेस होते हैं, जो भी मेहनत से जिन्होंने भी पढ़ाई की है, थोड़े बहुत मार्क्स से सब आगे पीछे जो है, किसी का क्वालिफिकेशन रुकता है, किसी का क्वालिफिकेशन होता है। तो बहुत ही टफेस्ट स्टेज है, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा अपियर होते हैं और कमीशन अपने हिसाब से वहाँ क्वेश्चन फ्रेम करता है। मेंस में एक बेनिफिशियल चीज़ है कि मेंस का जो एग्जामिनेशन जो मुख्य परीक्षा है वो लिखित है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस टिक नहीं करने हैं। प्रीलिम्स का अपना बेनिफिट था कि आपको आंसर सामने होते थे, उसमें से सही ऑप्शन चूज करना था। मेंस में जो भी आपने पढ़ा है, सीखा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लिखित फॉर्म में जो है, रिटन फॉर्म में जो अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करने का। क्वेश्चन मोर और लेस मेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिससे आप अपने आंसर्स को लिखें। तो मेंस एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए, यूपीपीसीएस कमीशन की, तो यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि रिटन है। आपको आंसर्स हर टेस्ट पेपर के लिखने हैं, प्रश्न दिए होते हैं, आपको आंसर शीट प्रोवाइड्स की जाती है, उन प्रश्न के नीचे आपके आंसर्स को लिखने होते हैं। टोटल 8 पेपर होते हैं मेंस में, टोटल 8 पेपर होते हैं, राइट। और टोटल इसमें जो है, इन टोटल 8 पेपर्स को मिला के 1500 नंबर्स के पेपर होते हैं। 1500 मार्क्स का टोटल जो मेंस के मार्क्स होते हैं ये होते हैं। यहाँ पे यूपीपीसीएस में अब मेंस में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, कोई भी वैकल्पिक विषय, जब जैसे पहले होता था, लोग दो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते थे, फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफेंस, सोशल वर्क, ऐसे ऑप्शनल रखते थे, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी होता है एक ऑप्शनल पेपर। यहाँ यूपीपीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी ऑप्शनल पेपर अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स में पैरिटी रहे, इररेस्पेक्टिव ऑफ किस ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, सबके लिए समान रूप से ये 6 के 6 जनरल स्टडीज के पेपर और 2 जो अलग हिंदी और निबंध के पेपर सबके लिए बराबर होते हैं, यानी कि एक पैरिटी के लिए एक पैरिटी प्रिपेयर करता। पहले इशू ये था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स का बच्चा हुआ या किसी साइंस से रिलेटेड बच्चा जो, उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते थे, यानी कि एक एज एज कम्पेयर टू द ह्यूमैनिटीज़ का जो बच्चा है, ह्यूमैनिटीज़ में 50% मार्क्स स्कोर करना भी बहुत ही टफ टारगेट हो जाता है, और 100 में से 100 आप तो मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। तो एक डिफरेंस क्रिएट होता था वहाँ पे, स्केलिंग जैसा कंसेप्ट लेके आया गया कमीशन को दोनों के बीच में पैरिटी का, लेकिन उस पर बहुत ही क्रिटिसिज्म उठे कि इससे जो है करप्शन आता है, लोग अपने स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं। ऐसे सारे चीज़ों को हटा के ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल टुगेदर कमीशन ने एलिमिनेट कर दिया है। तो जो ये 8 पेपर होते हैं, इसमें 6 सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, एक हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर होता है और एक निबंध का पेपर होता है। डेली जो है जो एग्ज़ाम होता है, ये जो 8 पेपर हैं डेली, हर जब मेंस एग्जाम होता है तो 4 दिन के ड्यूरेशन में ये 8 पेपर होते हैं, यानी कि पर डे 2 पेपर कंक्लूड होता है। अभी आपको टाइम टेबल दिखाएंगे, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, राइट। पहला सेशन जो सुबह 9 से 12 आपको बैठ के 3 घंटे एग्जामिनेशन को लिखना है, पहला पेपर। फिर सेकंड हाफ का जो सेशन शुरू होता है वो दोपहर में 2:30 से 5:30 तक आपको लिखित फॉर्म में लिखना होता है। एक अलग चैलेंज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच नॉलेज यू हेल्ड। ये 4 दिन जो होते हैं मेंस के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत क्रूशियल होता है। तो ये जो 8 पेपर जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबसे पहला पेपर जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी का सबसे पहला जो जर्नलिस्ट यूपीपीसीएस मेंस का जो पेपर है, ये सामान्य हिंदी का पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होता है। टोटल जो है 150 मार्क्स का ये सामान्य हिंदी का पेपर होता है। पहले हाफ में सुबह के पहले दिन एंड 2:30 से 5:30 के दिन टाइम पे जो है एस्से यानी कि आपसे निबंध पूछा जाता है। निबंध का एक पेपर होता है और ये निबंध का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है, यानी कि हिंदी और निबंध का पेपर, हिंदी और एस्से जो है 150 मार्क्स के पेपर होते हैं, जो एक दिन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में पेपर होते हैं। इन 2 पेपर्स के अलावा ये जो 6 पेपर्स, रेस्ट 6 पेपर्स हैं, ये सामान्य अध्ययन पे, जनरल स्टडीज पेपर 1,
पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। तो ये 6 सामान्य अध्ययन पे पेपर हैं। हर एक सामान्य अध्ययन के जो टोटल मार्क्स हैं 200 मार्क्स, यानी कि हर एक पेपर 200 मार्क्स में से आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स ये सामान्य अध्ययन के टोटल जो है 1200 मार्क्स हैं, और इनके जो है हिंदी और ऐसे के मिला के 300 मार्क्स का ये मेंस का पेपर हो। दैट मीन्स टोटल जो है हमने जो डिस्कशन किया कि 1500 मार्क्स का ये मेंस का एग्जामिनेशन होता है इन 8 पेपर के बिहाफ पे। और ये जो मेंस के मार्क्स हैं, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपके मेंस के क्वालिफिकेशन की रेस ही प्रीलिम्स तक होती है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते। जो आपके फाइनल सिलेक्शन में जो आपकी रैंक लगती है, जो मेरिट होती है, जो भी आपकी रैंक आती है, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के आती है। तो हैवियर डोमिनेशन है, 1500 मार्क्स जो है सिर्फ आपको जो है मेन से स्कोर करने हैं। और आगे हम देखेंगे कि इंटरव्यू जो होता है वो सिर्फ जो है 100 नंबर का होता है। तो टोटल 1600 मार्क्स में से आपकी मेरिट डिसाइड होती है कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं, क्या सर्विसेज मिलेगी आपके रैंक के हिसाब से, वो इन्हीं मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये जो मेंस का चरण है, जो मुख्य परीक्षा का चरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। आपकी फाइनल सिलेक्शन, आपकी पूरी मेहनत इस मेंस एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम है मुझे एसडीएम की पोस्ट लेनी है, तो जी जान लगा के आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप फाइनल 20-30 रैंक्स में आ सको, तभी आपको जो है फाइनल एसडीएम की रैंक मिलेगी। तो ये मेंस का स्टेज और ये 8 पेपर कंसिस्टेंटली आपको हर एक पेपर में अच्छे से स्कोर करना है, तभी आप जाके जो है फाइनली इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। ब्रॉडली ये टाइम टेबल आप देखें, 2024 मेंस का एक टाइम टेबल है जो 29 जून से शुरू होकर 2 जुलाई तक कंटिन्यूअस 4 डेज ये एग्जामिनेशन चला है, जिसमें ये 8 पेपर अलग अलग शिफ्ट में, मॉर्निंग सेशन जो हमने डिस्कशन किया 9 AM टू 12 AM जो है, राइट, 12 PM तक, ये सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक ये जो मॉर्निंग सेक्शन पहला पेपर 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स ईच, और आफ्टरनून में 2:30 से 5:30 के बीच में जो है 3 घंटे में सेकेंड हाफ। तो 29 जून को जो है सबसे पहला सामान्य हिंदी का पेपर था, राइट। सेकेंड हाफ जो है एसए का पेपर था, जहां आपको निबंध लिखना था। अगले दिन जो है 30 जून को जो है सबसे पहला पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1 हुआ, जनरल स्टडीज पेपर 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये 8 के 8 पेपर इन 4 दिनों में होते हैं। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 4 दिन में मेंस का पेपर कंक्लूड हो गया, लेकिन ये 4 दिन का जो प्रैक्टिकल मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी कैरी करता है। एक तो सबसे पहला इंथुजियाज्म होता है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस के लिए अपेयर होते, अपनी नॉलेज को शो कर रहे होते, लेकिन ये मेंस का एग्जामिनेशन अपने साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। 4 दिन आपको कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस ये पेपर्स लिखने होते हैं, हर एक पेपर 3-3 घंटे का होता है। आपके पास एकदम भी समय नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सोचने का, बहुत ही स्पीड से आपको लिखने होता है। हर एक पेपर की अपनी एक डिमांड होती है। सुबह का टाइम तो आप देखेंगे मॉर्निंग टाइम में माइंड आपका फ्रेश रहता है। सेकेंड हाफ में 3 घंटा पेपर लिखने के बाद कंटिन्यूअस आपका ब्रेन ऐसे ही थका हुआ रहता है, 1-2 घंटे का गैप, फिर से आपको 3 घंटे बैठ के लिखने हैं। तो शुरू के 2 दिन तो बड़े मज़े से बीतते हैं, बहुत अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, और डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना पढ़ा है, एग्जाम के टफनेस का लेवल, आपकी खुशी और जो भी नाराज़गी वो दिखेगी। लेकिन यहाँ से शुरू होता है फटीग। तीसरे चौथे दिन से आपका माइंड थकना शुरू होता है, राइट, कि यार कि जल्दी से ख़त्म हो, कैसे भी करके एग्जामिनेशन ख़त्म हो। अक्रॉस उत्तर प्रदेश, अक्रॉस इंडिया जो हिंदी स्पीकिंग जो भी जोन से स्टूडेंट्स आते हैं, लखनऊ और प्रयागराज 2 ही जगह पे मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो ये मेंस का जो ये टाइम पीरियड है ना, अपने साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस आपके लिए लेके आता है, राइट। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग स्टेज है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स तो आपने देखा कि नॉलेज का गेम है, राइट, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे नॉलेज के साथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे आंसर्स विद प्रिसाइज गाइडेंस लिखने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सबकी वर्ड लिमिट दी होती है, तो बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे वर्ड लिमिट का होता है। 3 घंटे में पेपर फिनिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, राइट। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि यार इस पर बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम लैप्स हो जाता है। तो एंड में अगर क्वेश्चंस आ भी रहते हो तो छूट जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इन 3 घंटों में ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसमें टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, गाइडेंस, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ब्रॉडर जो है टाइम टेबल आप देखेंगे कि मेन्स का एग्जामिनेशन का क्या शेड्यूल होता है। अब कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। कट ऑफ मार्क्स और ट्रेंड क्या रहे हैं, मार्क्स ट्रेंड जो भी कमीशन पूछता है। तो एज डिस्कस की मेंस में जो है टोटल
8 पेपर होते हैं, राइट। ये 8 पेपर के बिहाफ पे हिंदी में आपके 150 नंबर, एसए में आपके 150 नंबर, राइट। अब ये जो मार्कशीट है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मार्कशीट है। ये 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट की मार्कशीट है, जिसकी रैंक जो है 10 to 15 के बीच में। फाइनल सर्विसेज जो एलोकेट हुई थी वो एसडीएम की हुई थी, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो प्रोफाइल इस कैंडिडेट को मिली। नाम हमने एनोनिमस रखा है, सिर्फ मार्क्स एक आपको ब्रीफ एक रिप्रेजेंटेशन देके कि क्या ट्रेंड होता है, राइट। इंटरव्यू एज डिस्कस की 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू, और 1500 मार्क्स का हमने डिस्कशन किया कि टोटल मेंस इन 8 पेपरों में होता है। अब ट्रेंड की बात करें, ये आप देखो एसडीएम सिलेक्टेड, ये कैंडिडेट जो है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज जो है, जो हमने अभी पोर्टफोलियो डिस्कस किया, वो शायद ये उनकी मार्कशीट है। तो दोनों के बीच में टोटल मेंस के मार्क्स का गैप देखिए, इस कैंडिडेट ने 1500 आउट ऑफ टोटल में मेंस में जो है ऑल टुगेदर 797 मार्क्स स्कोर किया है। यानी कि रफली माने तो 1500 में से 800 मार्क्स इस कैंडिडेट ने स्कोर किया। दैट मीन्स 1500 का हाफ 750 मार्क्स। तो रफली अराउंड 50 to 60% के अराउंड जो है कट ऑफ जाता है, राइट। कट ऑफ का जो ट्रेंड होता है इन 1500 मार्क्स में से मेंस के लिए आपको 750 से 800 के आसपास जो मेंस में स्कोर करना होता है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 797 है इस कैंडिडेट का, इसका 746 है। अराउंड 50 मार्क्स का गैप दोनों स्टूडेंट्स के बीच में मेंस के मार्क्स में है। मेंस के मार्क्स में यू कैन सी कि दोनों के बीच में 50 मार्क्स का एक गैप क्रिएट हो रहा है, राइट। टोटल 1500 मार्क्स में जो जनरल ट्रेंड होता है, जैसे जनरल हिंदी हम देखें तो यहाँ पे जो है 150 मार्क्स टोटल 150 नंबर का जनरल सामान्य हिंदी का पेपर होता है। और एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है सामान्य हिंदी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज की डिबेट है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बीच में, ये जनरल हिंदी जो है सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। हिंदी मीडियम के लिए एक एज मिलता है, राइट, ये सामान्य हिंदी के पेपर में, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, भाषा ऐसी होती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस ना करें तो बहुत गैप क्रिएट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कॉपी जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के, लेकिन 150 में से अराउंड 63 मार्क्स जो है, सिर्फ 63 नंबर जो है हिंदी में मिले हैं। वहीं अगर बेस्ट ऑफ द हिंदी मार्क्स अगर देखें तो हिंदी में जो है 100 से लेके 120 के 20 तक जो है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उन्होंने हिंदी पेपर में स्कोर किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा गैप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है अगर प्रॉपरली इसको वो करें, स्ट्रेटेजाइज करें। और इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ काम करने की ज़रूरत है कि हिंदी के पेपर को लाइटली न लेके एग्जाम में जाके बैठ के लिख के आ जाएंगे, चैलेंज होता है, राइट। तो ये 30 से 40 मार्क्स का गैप तो हिंदी के पेपर में क्रिएट हो जाता है। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एस्से की बात करें, निबंध की बात करें तो 150 में से 94 मार्क्स यहाँ पे मिले हुए हैं, 82 मार्क्स यहाँ पे मिले, यानी 80 90 100 ऐसा जो ट्रेंड चलता है निबंध का, राइट, अच्छे निबंध का। वैसे जनरल स्टडीज़ पेपर में 200 मार्क्स के जो पेपर है, यहाँ पे जो शुरू के जो 4 पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से लेकर जनरल स्टडीज़ पेपर 4 तक जो 4 पेपर हैं वो यूपीएससी के कॉमन हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। और जो स्टूडेंट्स यूपीएससी दे रहे होते हैं वो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी अपेयर होते हैं। तो ये 4 का जो मार्क्स देखेंगे एट एन एवरेज मोर और लेस सारे स्टूडेंट्स के मार्क बहुत ही सिमिलर होते हैं, कुछ मार्क्स का गैप क्रिएट होता है। जो एज क्रिएट होता है वो सबसे बड़ा एज और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो जनरल स्टडीज पेपर 5 और पेपर 6 जो है, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 और 6 है, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सर्व करता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये यूपी स्पेसिफिक पेपर्स हैं। जो सिलेबस मेंशन किया अभी हम डिस्कस करेंगे वो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये पेपर 5 और पेपर 6 जिसने भी प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके सिलेक्शन के चांसेस एज यू कैन सी अगर स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो ये 3 पेपर जो है बहुत हैविली डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखो एट एन पैरिटी है दोनों का मार्क्स जो है, लेकिन इस कैंडिडेट ने जनरल स्टडीज पेपर 6 में जो है 116 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो उस टाइम के वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। तो बहुत बड़ा एज यहाँ पे जो है पेपर 6 से जो है फाइनली क्रिएट किया है, तभी जाके जो है फाइनल मेरिट में इतने ह्यूज मार्क्स, मतलब अच्छा खासा जो 797 मार्क्स के अराउंड जो है मेंस में मार्क्स स्कोर किया। और इंटरव्यू में एट एन एवरेज जो है एक पार एवरेज या बिलो एवरेज 66 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर किया। यहाँ पे इस कैंडिडेट ने 75 मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। तो ओवरऑल ये मार्क्स का ट्रेंड होता है, राइट। यू कैन सी आपको जो है मेंस के लिए रफली अराउंड 50 to 60% के आसपास, यानी कि 750 से लेके 800 मार्क्स के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो हाई चांसेस हैं आपके मेंस के क्वालिफिकेशन के लिए, राइट। तो ये मेंस का एक कट ऑफ और मार्क्स ट्रेंड है। एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट हमने ले ली जो मेंस और इंटरव्यू का आप कितने मार्क्स एट एन एवरेज मिलते हैं वो देखने को मिल जाएगा। ना वन ऑन वन जाते हैं।
सबसे पहले मेंस का सिलेबस डिकोड करते हैं कि मेंस में हमने देखा कि 8 पेपर पूछे जाते हैं, राइट। सबसे पहला पेपर हमने देखा कि सामान्य हिंदी का पूछा जाता है। एग्जाम में भी आपके मेंस एग्जाम में सबसे पहला पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का होता है। तो आखिर सामान्य हिंदी में पूछा क्या जाता है, हमने डिस्कस किया कि सामान्य हिंदी जो है टोटल 150 नंबर का आता है, 150 मार्क्स का जो है ये टोटल पेपर होता है, जो सबसे पहला पेपर। इस पेपर में जो सिलेबस मेंशन है या जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपसे जो हिंदी का पेपर मिलेगा उसमें गद्यांश मिलेगा, 2 पैसेजेस मिलेंगे, राइट। गद्य मिलेंगे, गद्य से एसोसिएटेड खंड होंगे, और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन जो है कमीशन पूछता है कि इस गद्य का सारांश बताइए, या 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी में साथ ही साथ पत्र लेखन पे बहुत ही डीपर एम्फेसिस है। पत्र लेखन जब आप हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें सरकारी, अर्ध सरकारी पेपर, पत्र लेखन, कार्यालय आदेश, अनुपालन, अधिसूचना, परिपत्र, ये सारे जो है फॉर्मेट्स हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। तो हर एक पत्र का अपना एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर होता है कि आप उस पत्र को कैसे एड्रेस करेंगे, कहाँ पे पता लिखना है, कहाँ पे जिसको भेज रहे हैं, राइट, जिसको भी ये पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस कहाँ लिखा है। एक फॉर्मेट पहले से ही हमें प्रिपेयर करना होता है इन पत्र को अपने मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, और डिपेंडिंग अपॉन मेंस में क्या पत्र आपसे पूछा गया है, सरकारी या अर्ध सरकारी। जस्ट फॉर एग्जांपल आपसे पत्र में पेपर में लिख दिया जाएगा आप किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले के जिला अधिकारी हैं, और आपके जो भी जूनियर है, जिस पर एसडीएम या एडीएम, उनको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से निवारण के लिए कुछ XYZ काम करना है, तो उस पत्र को आप कैसे लिखेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, वो सारा चीज़ जो है इस पत्र लेखन वाले चीज़ में आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस हिंदी पेपर का। इस पत्र लेखन और गद्यांश के बाद जो है जो अलग चीज़ें पूछी जाती हैं वो होता है उपसर्ग, प्रत्यय और उनका प्रयोग। विलोम शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द आपको बताने होते हैं, राइट। विलोम शब्द के बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, साथ ही साथ वर्तनी और वाक्य शुद्धि, गलत स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आपको पहचानना होता है कौन सा वाक्य जो गलत है या उसकी वर्तनी गलत है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे पूछे जाते हैं, मुहावरों का अर्थ पूछा जाता है, और मुहावरों के अर्थ के साथ साथ उन अर्थ मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। ये एक क्वेश्चन जो है आप पे पूछा जाता है, 5-6 मुहावरे होते हैं, उनका अर्थ बताना होता है, उनके वाक्यों को प्रयोग करना है। तो अपनी हिंदी की क्लासेस में आप बताएंगे कि ये मुहावरों का जो अर्थ है उनको जो, या मुहावरों का प्रयोग जब आप अपने शब्दों में करेंगे तो जैसे हम स्कूल में करते थे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखते थे, वैसे मार्क्स स्कोर नहीं होते। हिंदी की ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, और कमीशन हिंदी को लेके बहुत ही सीरियस है, हिंदी वाले पेपर को लेके बहुत ही सीरियस है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों को कम मार्क्स मिलते हैं, तो इस पेपर को लाइटली मत लेना। ये डिसाइड करेगा हिंदी का पेपर कि आप नायब तहसीलदार बनेंगे या एसडीएम बनेंगे। ये दो चीज़ें बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इसीलिए बोलूँगा कि आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस कि हिंदी के पेपर को जो आप लाइटली मत लेना, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। तो ये पहला पेपर सामान्य हिंदी का, इसमें ये जो है कमीशन ने प्रॉपरली अपने क्वेश्चन पेपर में पूछता है। नाउ नेक्स्ट जो है एस्से पे आते हैं। एस्से जो निबंध का पेपर होता है, हमने ये डिस्कस किया, ये भी टोटल जो है 150 नंबर का पेपर होता है। इस एस्से के पेपर, इस निबंध के पेपर में 3 निबंध आपसे पूछे जाते हैं। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, और टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर है, 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। हर एक निबंध जो है 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स कैरी करता है। और निबंध जो लिखना है उसकी एक शब्द सीमा रखी गई है, वर्ड लिमिट लिखी गई है, यानी कि मैक्सिमम अब जो है 700 शब्दों में हर एक एस्से को लिखेंगे। यानी कि ऑल टुगेदर आपको 3 घंटे में 2100 शब्द जो है तीनों एस्से को मिला के, तीनों निबंध को मिला के लिखना होता है, राइट। 3 निबंध लिखने हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे मेंशन होता है। जो सिलेबस कमीशन ने मेंशन किया है सेक्शन ए में, आपसे लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में बोला है कि साहित्य और संस्कृति पे बेस्ड जो भी टॉपिक्स बनते हैं उस पर निबंध आ सकता है। सामाजिक परिदृश्य से, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर यानी कि राजनीतिक परिदृश्य से निबंध आ सकते हैं। तो सिलेबस ऑल टुगेदर पहले ही मेंशन है किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना। तो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया हम एग्जाम से पहले जब प्रिपरेशन करते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये देखेंगे कि मोर और लेस जो जनरल स्टडीज़ के सिलेबस से बहुत मिलता जुलता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन कल्चर जिसमें आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, तो उससे बहुत सारा आपको रॉ इनपुट ये वाले फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा।
सोशल इश्यूज या इंडियन सोसाइटी हम देखेंगे, मेंस का जो सेगमेंट है उससे ये पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आपकी स्ट्रांग है तो पॉलिटिकल स्फेयर जो राजनीतिक परिदृश्य है वो प्रिपेयर हो सकेगा। तो अगर आपकी जनरल स्टडीज अच्छी है तो एस्से भी आप अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन एस्से लिखने का एक आर्ट अलग होता है। निबंध शब्द यहाँ पे यूज किया गया, हिंदी में एस्से को निबंध बोलते हैं, जो बिना किसी बंधन के लिखा गया हो, यानी बिना किसी रुकावट के, लिमिटेशन के, एक फ्री थॉट आपका निबंध जो है एग्जामिनर को एक आइडिया देता है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, वो निबंध से डिकोड होता है। तो सेक्शन ए में ये 3 पॉइंट्स कमीशन ने अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं। सेक्शन बी में जो टॉपिक्स मेंशन है वो साइंस, विज्ञान, एनवायरनमेंट दैट इज पर्यावरण, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डोमेन पे हो सकता है कमीशन जो है इस डोमेन से निबंध पूछ ले। जस्ट फॉर एग्जांपल चंद्रयान के बारे में आपसे पूछ ले, साइंस से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कृत्रिम ज्ञान के बारे में पूछ ले, राइट। इकोनॉमिक स्फेयर से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाने का जो ड्रीम है, ऐसे करके एक निबंध लिखने को आपको दे, कैसे ये चीज़ें अचीव होंगी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड से, खेती से, इंडस्ट्री से, व्यापार से, वाणिज्य से जो है सेक्शन बी के एसेस आ सकते हैं। वही सेक्शन सी में हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका आईआर एक इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपकी रुचि है तो ये वाला सेक्शन सी में जो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे 21वीं सदी में भारत की वैश्विक मंच पे भूमिका, एक हिंदी में आ गई कि 21st सेंचुरी में इंडिया का ग्लोबल फोरम पे क्या है, उस पर आप एक निबंध लिखो, राइट। ऐसा टॉपिक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कमीशन देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, नेचुरल कैलेमिटी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ड्राफ्ट वगैरह, इससे रिलेटेड जो है सेक्शन सी में जो है निबंध आ सकते हैं। वहीं समाज कल्याण से जुड़े हुए नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट स्कीम हुई, जैसे जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट जो है स्कीम रन कर रही है, तो उस पर बेस्ड निबंध आ सकता है कि जल जीवन मिशन पे निबंध लिखे। तो ये 3 सेक्शन में, हर एक सेक्शन से आपको एक एक निबंध चूज करना है। ऐसा नहीं कि 3 निबंध लिखना है तो सेक्शन ए से ही तीनों निबंध लिख दें। आप हर एक सेक्शन से, सेक्शन ए, खंड अ, खंड ब, खंड स से जो है आप एक एक निबंध, इन 3 निबंध से चूज करेंगे और उसमें ये 3 निबंध जो है लिखेंगे। आउट ऑफ 150 मार्क्स आपको जो है मिलता है। अब स्टूडेंट्स क्या है, एस्से वाले पार्ट में सबसे कम मेहनत करते हैं और सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर से प्रिपेयर करें तो एस्से बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है आपकी रैंक इंप्रूव करने में और ओवरऑल मेरिट में आपके मार्क्स को ऐड ऑन करने में। बहुत ही कम मेहनत में इस पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, राइट। तो इसको भी, इस पेपर को भी सीरियसली लेने की जरूरत है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको निगलेक्ट करते हैं कि सीधा एग्जामिनेशन में जाके ही हम निबंध लिख देंगे क्योंकि हमें तो बहुत आता है, राइट। तो ये चीज़ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अब सबसे पहला जो है, अब हमने निबंध और हिंदी तो देख लिया, अब आगे जो 6 पेपर होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5, पेपर 6, 6 पेपर सामान्य अध्ययन के होंगे जिनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर, टोटल मार्क्स और जो पैटर्न सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है वो सिमिलर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो 6 के 6 जनरल स्टडीज पेपर हैं ये 200 नंबर के होते हैं। हर एक पेपर जो है जनरल स्टडीज पेपर 1 से 6, हर एक पेपर 200 नंबर का होता है। मैक्सिमम सब में जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एथिक्स के पेपर में थोड़ा बहुत, जनरल स्टडीज पेपर 4 में ऊपर नीचे होते हैं लेकिन उनके सब पार्ट्स भी होते हैं। तो टोटल जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। हर एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और जो पेपर होता है वो 2 सेगमेंट में बटा होता है, सेक्शन ए अलॉन्ग विद सेक्शन बी। खंड अ और खंड बी, 2 सेक्शन में ये 20 क्वेश्चन बटे होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, खंड अ में 10 क्वेश्चन, खंड ब में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन उनके मार्क्स का वेटेज और शब्द की सीमा जो है वैरी करती है। यानी कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 8 मार्कर होते हैं, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 8 इंटू 10 यानी कि सेक्शन 8 टोटल 80 मार्क्स का जो वेटेज कैरी करता है। 80 मार्क्स का वेटेज जो है सेक्शन ए कैरी करता है और हर एक आंसर की जो वर्ड लिमिट है, सेक्शन ए के हर एक आंसर की जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 125 शब्दों में हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम आप जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं। यानी कि शब्द सीमा बहुत ही कम है। तो एक चैलेंज होता है एक क्वेश्चन को इतने समराइज फॉर्म में 125 वर्ड में एक लिमिटेड टाइम पीरियड में लिखना। इसीलिए कीवर्ड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कीवर्ड्स कैसे आएंगे? थ्रू प्रिपरेशन, थ्रू प्रॉपर गाइडेंस कि क्या क्या शब्दों को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन विद 8 मार्कर आते हैं 125 शब्दों
में लिखना है। वहीं सेक्शन बी के जो खंड ब है वहाँ भी आपसे 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए जो है जो आंसर आप लिखेंगे वो मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे 12 मार्क्स है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑल टुगेदर सेक्शन बी जो है 120 मार्क्स का है। 120 नंबर का सेक्शन बी होता है और ये दोनों को मिला के आउट टोटल जो है 200 मार्क्स का हो जाता है, यानी कि सेक्शन बी जो है ज़्यादा नंबर कैरी कर रहा है और सेक्शन ए जो है अराउंड 80 मार्क्स, दैट इज इसके कंपैरिजन में कम है। शुरुआत आपकी सेक्शन ए से होती है, राइट। तो शुरू में कैंडिडेट्स क्या होता है, जब 3 घंटे का आपको आंसर शीट मिला है लिखने का, तो शुरू के 5 क्वेश्चन जो बड़े मेहनत से जो है जो सेक्शन ए से शुरुआत की और बहुत ही मेहनत से अच्छे से 5 क्वेश्चन खूब खूबसूरत, फिर लगता है यार 1 घंटा तो हमारा चला गया ये 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने में अब आगे 2 घंटे में हमें 15 क्वेश्चन का, तो वहाँ टाइम का गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमोशन का गेम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना लिखना है। जब ज़्यादा आए, ज़्यादा आना भी एक समस्या हो जाती है मेंस एग्जामिनेशन, अगर आपको किसी क्वेश्चन को ज़्यादा आता है और उस पर आपने टाइम ज़्यादा एलोकेट कर दिया तो दूसरे क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता है। इसीलिए मेंस का एग्ज़ाम देते टाइम नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है कि शब्द के साथ साथ हम कैसे फ्लो चार्ट से अपनी बातें कह दें या डायग्राम बना के अपनी बातें कर दें, प्रेजेंटेशन कैसे हमारा डिफरेंट हो, वो हम अपनी यहाँ क्रॉनिकल आईएएस की फाउंडेशन कोर्स में ये प्रॉपरली आपसे डिस्कस करेंगे कि मेंस के पार्ट को कैसे जो है टैकल करना है। तो हर एक जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का ये पैटर्न है। अब 1 बाय 1 सिलेबस सेगमेंट पे आते हैं। सबसे पहला सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो मेंस का है, इसमें ये 14 पिलर्स में प्रोमिनेंटली जो है आपका सिलेबस डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है ये आपका इंडियन कल्चर, जो कि आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, राइट। इसको हम जब हिस्ट्री स्पेसिफिक करेंगे तो इसको लार्जर वे में डिकोड करेंगे। अभी मैक्रो लेवल पे आपको दिखा रहा हूँ कि मेंस में किन किन सिलेबस सेगमेंट से पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारतीय कला संस्कृति से पूछा जाता है। उसके बियॉन्ड जो है आपको भारतीय इतिहास जो है, इंडियन हिस्ट्री में 2 सेगमेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल जो है क्लब किए गए हैं। उसके बियॉन्ड आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट की हिस्ट्री अप टिल नाउ 1947 के बाद अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का ये सेगमेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो से तीन क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से मेंस में आते हैं। तो प्रॉपरली ये सेगमेंट जो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। इसको हम जो डिकोड करेंगे तो लार्जर फॉर्म में क्या मेंशन है उस पर देखेंगे। हिस्ट्री के बाद भारतीय इतिहास को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, ये सिलेबस बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है। आप देखो एक सिविल सर्वेंट आप बनने वाले हो, हर एक पेपर हर एक स्टेज इसका कैसा लिंक है, पेपर 1 पेपर 2 से कैसा जुड़ा है, पेपर 2 पेपर 3 से कैसा जुड़ा है, और वैसे पेपर 4 की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखने की ज़रूरत है कि आप एक सिविल सर्वेंट हो, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिली तो वहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ की हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्रॉडर लेवल पर, नेशनल लेवल पर आपको सबसे पहले जो है भारत की संस्कृति, इंडियन कल्चर यहाँ पे मेंशन किया गया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जब तक आप नहीं समझेंगे भारत के समाज को या इंडिया को कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो इंडियन कल्चर मेंशन है, फिर इंडियन हिस्ट्री मेंशन है, इंडियन हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड देन उसके साथ एक समराइज फॉर्म में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, विश्व का इतिहास भी जानना ज़रूरी है, तभी आप अपने समाज को समझ सकते हैं। जब इंडियन सोसाइटी या इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ ली, फिर जो भारत के इतिहास के बाद आपको भारतीय समाज को समझना है। भारत का इतिहास तो देख लिया, भारत के इतिहास की समझ के बाद ही आप भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को समझ सकते हैं। तो सिलेबस में आप यहाँ देखो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारतीय समाज और संस्कृति पे यहाँ पे डीपर फोकस रखा गया है। और अलग सिलेबस में स्पेसिफिकली रोल ऑफ वुमेन एंड रिलेटेड इश्यूज जो है भारतीय समाज में महिलाओं का जो स्थान या उनकी भूमिका, उस पर स्पेसिफिक मेंशन सिलेबस में किया है और हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इतिहास समझना है, फिर भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है ये आपको समझना है। यानी कि हिस्ट्री के बाद इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के बाद इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। अब इंडियन सोसाइटी को आपने समझ लिया, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सोशल इश्यूज हैं, समाज को समझा आपने, राइट। सिलेबस ने आपसे डिमांड की कि पहले समाज को समझो, सोसाइटी को समझो। अब इस सोसाइटी से रिलेटेड सोसाइटी के मुद्दे क्या हैं, सामाजिक मुद्दे क्या हैं, वो सोसाइटी सोशल इश्यूज में आपसे क्वेश्चन, ये सिलेबस जो है स्पेसिफिकली डिमांड करा कि समाज समझा, पहले भारतीय संस्कृति समझी, इतिहास समझा, समाज समझा, अब भारतीय समाज के मुद्दे क्या हैं, सोशल इश्यूज क्या हैं, उसको आपको समझना है, राइट। इसको आपको समझना है। तो ये जो है
इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज में इसको हम क्लब करते हैं, राइट, इसको क्लब करते हैं। उसके बाद आता है ज्योग्राफी का डोमेन। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, भारत का भूगोल। यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो आप, ह्यूमन माइग्रेशन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डोमेन में यहाँ स्पेसिफिकली डाला गया है। उसके पीछे रीज़न बताएंगे। अभी आप देखो कि वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे यही तो रीज़न है, ह्यूमन माइग्रेशन। स्टैट्स हमसे बोलता है कि हिंदुस्तान में जो है 70% के अराउंड आबादी गाँव में रहती है और 30% के अराउंड आबादी जो है शहरों में रहती है, राइट। स्टैट्स तो हमसे ये बोलता है, यानी कि गवर्नमेंट को अपना पूरा फोकस गांव में रखना चाहिए, सारी गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम जो मेजॉरिटी गांव में इंप्लीमेंट करो, राइट, क्योंकि 70% आबादी तो वही रही है। लेकिन जब तक हम माइग्रेशन को, पैटर्न को नहीं समझेंगे, डेटा तो बता रहे गाँव में रह रहे हैं, पर गाँव के लोग ही, मजदूर तो बाहर आके शहरों में रह रहे हैं, राइट। तो अगर ये स्कीम शहरों में नहीं अवेलेबल होगी तो ये गांव के लोगों को बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो ये सिलेबस इसीलिए आपको स्पेसिफिकली यहाँ ये माइग्रेशन जैसा टॉपिक ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाउंड्रीज, जब हम आईआर का टॉपिक पढ़ेंगे तो जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, तो ये सिलेबस सेगमेंट सबसे पहले आपको बेसिक पेपर 1 में ये सारा जो है डिमांड करता है कि पहले आप इसको समझो, पहले इंडिया को ऐसे होल समझो कि क्या है, उसके बाद हम मुद्दे पे आएंगे। सोसाइटी समझो, सोशल इश्यूज समझा, पहले हमने समाज को समझा, सामाजिक मुद्दे समझा। अब हम देखेंगे पेपर 2 में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात की गई है कि परेशानियां तो, लेकिन उन परेशानियों का निदान करने के लिए, सोल्यूशन लाने के लिए सिलेबस कुछ सोल्यूशन भी मेंशन कर रहा है, वो उसको क्रोनोलॉजी वाइज देखते हैं। तो पेपर 1 के बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 2 आपसे बोल रहा है, जो 200 नंबर का कंक्लूड होता है। ये डिवाइडेड है 5 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जो सिलेबस सेगमेंट आप देखेंगे, ये प्रोमिनेंटली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है, सबसे सर्वोच्च कानून अगर हिंदुस्तान का कोई है तो वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इट रीड्स एट वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन है वो सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक करता है। तो सबसे पहला जो सेगमेंट का इस जनरल स्टडीज पेपर का 2 का जो सेगमेंट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सेगमेंट आता है वो पॉलिटी का आता है। ये जो सेगमेंट्स है मर्जिंग, आप देखेंगे कि सेपरेटेड नहीं, मर्जिंग है। पॉलिटी यानी कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, राज्य व्यवस्था क्या है वो पॉलिटी। पॉलिटी बेसिकली हिंदी में उसको राज्य व्यवस्था बोलते हैं। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है एक ढांचा बनाता है कि किस कंट्री का शासन कैसा होना चाहिए, पार्लियामेंट्री पैटर्न पे, डिक्टेटरशिप पे, प्रेसिडेंशियल शिप में कैसे होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सबके पावर्स एंड फंक्शंस को डिटरमिन करता है कि जो रूलिंग अथॉरिटी है उनको जो पावर्स मिली हैं वो कॉमन लोगों से, जनता से मिली है। और जो जनता से जो पावर मिली है तो वो जो रूलिंग अथॉरिटी है, जो गवर्न कर रहा है और जो गवर्न हो रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, वो पॉलिटी का पार्ट होता है, राज्य व्यवस्था का पार्ट होता है। तो संविधान सबसे पहले तो हमें ये पेपर 2 हमसे सबसे पहले बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लिया, फिर देखो कि राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है, राइट। तो ये पॉलिटी का सेगमेंट जो आप देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड कॉस्टली जुडिशियल बॉडीज, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का लार्जर पार्ट है, संविधान और राज्य व्यवस्था का लार्जर पार्ट है। अब पॉलिटी की तो बात कर गई, राइट, पॉलिटी की बात कर गई कि हमने नेचर ऑफ रिलेशनशिप, राज्य व्यवस्था तो बना दिया, लेकिन इस राज्य व्यवस्था के लिए कुछ इम्प्लीमेंट करने का कोई शासन प्रणाली होनी चाहिए, कोई गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट। वो गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होगा? थ्रू दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, तभी तो शासन कर सकते हैं। तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट क्या होती है, उन्हीं से तो शासन करती है, गरीबों के जो भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करे। तो सिलेबस का अगला सेगमेंट जो है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस, वेलफेयर स्कीम, सोशल सेक्टर सर्विसेज, पॉवर्टी एंड हंगर, गवर्नेंस स्पेसिफिकली मेंशन है। तो अगला जो स्टेज आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर्स बताता है, पॉलिटी आपको नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, राज्य व्यवस्था के बारे में बताती है, और अगला पार्ट जो है गवर्नेंस का, गवर्नेंस जो है लार्जली आपकी शासन प्रणाली की बात
बातें में बताता है कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली सब सिलेबस जो है, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 का पार्ट जो है, ये सिलेबस को कंटेन करता है। और इस गवर्नेंस मशीनरी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, थ्रू सिविल सर्विसेज। जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या है, एक गवर्नेंस मशीनरी ही तो है, राइट। गवर्नेंस मतलब जाके आपको एसडीएम या डीएम कल के टाइम पोस्टेड हो गए, तो आपका काम है लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज उनका इम्प्लीमेंटेशन, वो ब्रॉडर क्या है, वो गवर्नेंस का हिस्सा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, एंड देन आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का पार्ट, सोशल जस्टिस जैसे ये सोशल सेक्टर सर्विसेज, पॉवर्टी एंड हंगर, वेलफेयर स्कीम्स, ये क्या कर रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स हुई, गवर्नमेंट की स्कीम्स, पीएम जन धन योजना, राइट। और ऐसे जल जीवन मिशन जो पीने के लिए पानी दे रहे हैं, या फिर पक्का प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी क्या है, वेलफेयर मेजर्स हैं, राइट, जो कि सोशल जस्टिस सोसाइटी में इंश्योर कर रही हैं। हमने यहाँ पेपर में देखा, सोसाइटी को समझा, सोशल इश्यूज को समझा। अब इन सोशल सामाजिक मुद्दों का निवारण कैसे हो, इनका सोल्यूशन क्या हो, वो थ्रू सोशल जस्टिस हो। तो आप देखो पेपर 1 कैसे पेपर 2 से लिंक्ड है। पहले आप मुद्दों को समझो, फिर मुद्दों का, समस्याओं का समाधान पेपर 2 में यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए जो है सिलेबस, जो कमीशन जो है मैंडेट कर रहा है, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और अगला सेगमेंट इस पेपर 2 का है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसी पेपर 2 में आप जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं, जिसमें इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है। इंडिया के बाइलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे सार्क हुआ, G20 हुआ, G7 हुआ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ब्रिक्स हुआ, उनको हम इस बाइलेटरल या रीजनल ग्रुपिंग में पढ़ते हैं। ग्लोबल पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे, क्लाइमेट से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन की जो बॉडीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ हैं, राइट, उनके बारे में हम इस पेपर 2 में पढ़ेंगे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे करंट अफेयर के लिए भी सेपरेटली मेजर किया गया है कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं वो मेंस के पेपर 2 सिलेबस सेगमेंट का एक हिस्सा है। तो ब्रॉडली जो है एट अ मैक्रो लेवल, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 या जनरल स्टडीज पेपर 2, ये सिलेबस सेगमेंट को मेंशन करता है। वहीं पे अगर हमारे पेपर 3 के तीसरा पेपर जो है वो इंडियन इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जो भी डेजिग्नेटेड एजेंसी से, इन 4-5 पार्ट्स में ये पूरा जनरल स्टडीज पेपर 3 जो है डिवाइडेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये डोमेन आप देखोगे, ये प्रोमिनेंटली जो है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। और इन इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में अभी एक ह्यूज रोल देखेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से रिलेटेड, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो भी भारत की अर्थव्यवस्था है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सब्सिडी का मुद्दा हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप हमेशा न्यूज़ में देखते हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हमेशा डिबेट में रहता है। फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट से कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए, यानी कि वैधानिक बना दिया जाए। ये सारे मुद्दे जो हैं, इसी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ज़मींदारी सिस्टम का अबॉल्यूशन हुआ, आज के टाइम पर लैंड अगर एक्वायर करती है गवर्नमेंट तो कितना मूल्य जो है शहरों में या गाँव में किसानों को देना चाहिए, वो सारे मुद्दे जो हैं यहाँ इस पेपर 3 के हैं। साथ ही साथ 1991 के बाद, 1991 के बाद जो भूमंडलीकरण शुरू हुआ, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो वेव शुरू हुआ, उसके वजह से जो भी लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या रोल है, ये भी हमारे पेपर 3 का रोल है। हर जगह हम देखते हैं आज के टाइम पे जो है इंडिया में बहुत ही तेज़ी से जो है एक्सप्रेस वेज बन रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, और PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स में हम देखेंगे कौन कौन से मॉडल के थ्रू ये PPP प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। बियॉन्ड दैट, जो साइंस एंड टेक का डोमेन है, इस पर हमने देखा कोई भी साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट हो रही है, चंद्रयान जैसे लॉन्च हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के टाइम पे बात की जा रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है, सारा पेपर 3 का ही डोमेन है। और
ये टेक्नोलॉजीज़ में जो है भारत में आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंट है, इसलिए जो है प्रोमिनेंटली इंडियनाइजेशन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी सिलेबस यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने फ्रांस से राफेल जैसा फाइटर जेट खरीदा, राइट? उनसे हमने कुछ ट्रीटी में साइन किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, कैसे ये फाइटर प्लेन्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस में ये मेंशन है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो पेपर 3 में स्पेसिफिकली मेंशन है। पर्यावरण एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनकी सिक्योरिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है। डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारे क्या है, ये ब्रॉडर डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का हिस्सा है। कल के टाइम आप सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुए, एसपी हुए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल एक सिविल सर्वेंट का होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपकी स्ट्रेस लेवल चेक की जाती है, प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म करते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। आगे जो सिलेबस बोलता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे आतंकवाद, टेररिज्म का मुद्दा, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा, राइट? ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज, ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी चैलेंज है, राइट? टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट? तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से जो भी इश्यूज हैं वो हमारे पेपर 3 सिलेबस सेगमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, भारत के अपने जो आंतरिक सुरक्षा के चैलेंजेस हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल म्यांमार से माइग्रेशन से रिलेटेड, जस्ट फॉर बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो रेफ्यूजीज़ के फॉर्म में, या एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। ड्रग्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू है म्यांमार से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डरिंग एरिया, वहाँ से आप ड्रग्स से रिलेटेड इशू, इलीगल आर्म ट्रेड का मुद्दा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट? ये सारे मुद्दे क्या हैं? इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, आंतरिक सुरक्षा मुद्दे हैं। ये सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, आपको पढ़ना है। और इन चैलेंजेस से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस डील करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ हुआ, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रोज हुए या एयरपोर्ट हो, यहाँ सीआईएसएफ है, राइट? और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, आप देखेंगे चाइनीज़ बॉर्डर पे जो है ये फोर्सेस हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन लाइक डीआरडीओ जो है, ये इनको हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली, क्योंकि सिलेबस पेपर 3 में ये प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है। और उसके बियॉन्ड जो है खेती से, एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड से जो भी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, फिशरीज हुआ, इनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो हमारे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का प्रोमिनेंट हिस्सा है। बहुत ही डायनेमिक पार्ट है ये पेपर 3। आपको करंट अफेयर की जितनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई उतना मज़ा आएगा इस पेपर को पढ़ने में, और इसको अटेम्प्ट करने में भी, एग्जाम में लिखने में भी उतना ही मज़ा आता है। लेकिन इस पर मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ है। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का ये ब्रॉडर सिलेबस है। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के बाद पेपर 4 जो है, जो नीति शास्त्र का है, पेपर 4 जो है नीति शास्त्र का है। यहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड देख ली। अब एक सिविल सर्वेंट से पेपर 1 में हमने देखा कि कमीशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय समाज से रिलेटेड मुद्दे क्या हैं ये पढ़ना, भारतीय भूगोल के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है पेपर 1 में। पेपर 2 में फिर हम आए कि आपने जब पेपर 1 के सारे मुद्दे भारत को अच्छी तरह से समझ लिया, तो अब आपको पावर दी जाएगी। आपको अथॉरिटी, पावर कहाँ से आएगा? संविधान से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपने पढ़ा तो आपने पॉलिटी को समझा कि राज व्यवस्था कैसे है, लोगों का रिलेशनशिप कैसे है, और उस पॉलिटी, उस रिलेशनशिप को फर्दर हमने गवर्नेंस, एज ए सिविल सर्वेंट हम गवर्नेंस का ही हिस्सा है। और जो भी सामाजिक मुद्दे भारतीय समाज में है, पेपर 2 में हमने देखा सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का जो डायमेंशन दिया गया, वेलफेयर स्कीम कि सामाजिक जस्टिस कैसे कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल रिलेशन, और इंडियन इकोनॉमी पेपर 3 वाले पार्ट में एक्शनेबल पार्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या क्या रिसोर्सेज दे रही है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट के बजट, फाइनेंशियल सिस्टम, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी एज अ होल को आपको समझना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना है। तो ये 3 सिलेबस के सेगमेंट तो ऐसे हैं। अब चौथा सेगमेंट आता है जब आपको ये पैसा मिल रहा है, यहाँ बजट मिल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम मिल रहा है कि भाई ये लो अपने डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, यहाँ से गरीबी हटाओ। पैसा मिल रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? करप्शन आता है। पैसा आता है तो दिमाग में करप्शन का आता है कि थोड़ा पैसा कैसे कमीशन रख लें, तो वहाँ पे आपका एथिक्स चेक होता है। तो जो पेपर 4 अगला सेगमेंट जो स्टेज वाइज डिवाइडेड है वो है पेपर 4, जहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड देखा जाता है। यहाँ पे सिलेबस आपसे जो सबसे पहला पिलर जो मेंशन किया गया, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो हम सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे नीति शास्त्र, नैतिकता का क्या रोल है वो सिलेबस में मेंशन है।
आपका एटीट्यूड, यहाँ पे एटीट्यूड सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आप समाज को कैसे देखते हैं, लोगों को, गरीबों को, अलग अलग धर्म, रिलीजन, जाति से जो भी लोग हैं उनको कैसे देखते हैं। आपका एटीट्यूड, आपका सोचने का नज़रिया, आपका परसेप्शन क्या है, राइट। तो एटीट्यूड के बारे में जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में मेंशनड है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, ये आपके एथिक्स पेपर 4 में मेंशनड है कि आपकी तर्क शक्ति कैसी है। अगर आपको कोई सोल्यूशन मिला, कहीं पे भी अगर दंगे भीटे, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उनको हैंडल करने के लिए आपका एप्टीट्यूड कैसा होगा। आपका एटीट्यूड अपने धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसके प्रति क्या होगा, ये आपको पेपर 4 में टेस्ट किया जाता है। इसीलिए सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या आप कोई डिसीजन भावनात्मक होकर लेते हैं या सोच समझ के लेते हैं। तुरंत कोई डिसीजन ले जाते बिना सोचे समझे, या सोच समझ के लेते हैं। अपने आप को, अपने इमोशंस को आप समझ पाते हैं, आपको सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं क्या सोच पाऊँ, क्या कर पाता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लोगों के प्रति आपकी एम्पैथी है या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे। और इसीलिए एक सिविल सर्वेंट के लिए आईक्यू के साथ ईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसीलिए पेपर 4 में ये सेगमेंट, सिलेबस सेगमेंट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। उसके बियॉन्ड ये सारी चीज़ें हम कैसे सीखेंगे, थ्रू मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। जो भी अब तक वैश्विक परिदृश्य में या इंडिया के लेवल पे गांधी जी, गुरु नानक या एक्स वाई जेड, जो भी इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सारे क्या थे, मोरल थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, कि समाज में नीति या एथिक्स का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो। उनके बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी एक प्रिसाइज, बहुत ही क्लीनर लेवल पे एथिकल डेवलपमेंट कैसे होगी। तो सिलेबस ये मैंडेट करता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। उसके बाद पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज़। सिविल सर्विसेज ऐसा मीन्स नहीं, ऐसा एंड है सर्विसेज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के गरीबी से उत्थान के लिए, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, ऐसा एक टूल है जिसे समाज में आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप करप्ट नहीं होंगे, वैल्यू लेडन होंगे। तो सिलेबस आपसे जो है सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेसिफिक सिलेबस सेगमेंट यहाँ लेके आया है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और जो करप्शन का जो मुद्दा है आज के टाइम पे, करप्शन का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसे निवारण हेतु जो सिविल सर्वेंट है या जो पब्लिक सर्वेंट है, उसमें प्रॉबिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली सिलेबस जो है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस भी अपने इस जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में मेंशन कर रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे केस स्टडीज़ का है। एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आती हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज दिए जाते हैं। उस प्रैक्टिकल सिनेरियोज पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप इसके लिए क्या क्या करेंगे। क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस करने के पीछे आपका तर्क क्या होगा, क्या लॉजिक है, वो आपको यहाँ पे जो है मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे बोला कि कहीं पे बाढ़ आ गई, भूसंकलन होगा या पहाड़ी एरिया में कुछ गिर गए, तो ऐसे सिविल सर्वेंट आपका क्या रोल होगा वहाँ पे। कोई गरीब बच्चा है या कोई ऐसे उस सिनेरियो में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, वो ब्रॉडली जो है केस स्टडी के थ्रू जो है एग्जामिनर आपसे जानने की कोशिश करता है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को। तो पेपर 4 में स्पेसिफिकली ये मेंशन है। तो ये 4 पेपर आप देखेंगे, ये यूपीएससी के पैरेलल और कॉमन है, जो यूपी पीसीएस कमीशन अपने एग्जाम में पूछता है। अब जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो पेपर 5 और पेपर 6 जो कि उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक है। नेशनल लेवल पे हमने इन 4 पेपरों में समझा, राइट। नेशनल लेवल पे 3 पेपरों में समझा। चौथा पेपर तो ओवरऑल एज एन ह्यूमन, एज एन सिविल सर्वेंट की डेवलपमेंट है। पांचवा पेपर जो है अब जो है एज एन उत्तर प्रदेश के सिविल सर्वेंट, आपको जो है यूपी की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी, यानी कि पेपर 1 में जो हमने देखा इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसी का एक सब सेगमेंट है जो कि हमें यूपी लेवल पे देखना है, उत्तर प्रदेश के लेवल पे देखना है। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर, फ्रीडम स्ट्रगल जो भी उत्तर प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज, जस्ट फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है प्रयागराज में जो है उन्होंने अपने आप को गोली मारी, तो जैसे एमिनेंट फ्रीडम फाइटर जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में सिलेबस स्पेसिफिक डिमांड करता है। उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड रूरल एंड ट्राइबल इश्यूज क्या है, जनजातीय मुद्दे क्या हैं, ये हिस्ट्री और कल्चर का सेगमेंट जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेगमेंट जो है भारत उत्तर प्रदेश की इतिहास और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, ब्रॉडर इतने मेजर है। अगला सेगमेंट जो है पॉलिटी पे बेस है, राज्य व्यवस्था पे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पे।
पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश में राजनीति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विसेज, स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या, जो एग्ज़ाम हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या भूमिका है, राइट, क्या भूमिका है, उसके लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन और क्वेश्चंस आते भी हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, यहाँ पे आप पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गुड गवर्नेंस के बारे में, सुशासन के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो भी लैंड रिफॉर्म्स दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपकी पोस्टिंग हुई तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसीलिए सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लिए गए। बियॉन्ड दैट उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी से सुरक्षा से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं जो हमने ब्रॉडर लेवल पे देखा है। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस के लिए स्पेसिफिकली मेंशन है। मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन, उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली मेंशन है। कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से एनजीओज हैं, टूरिज्म उत्तर प्रदेश में जो है वो इन स्पेसिफिकली मेंशन है। और अगला पिलर जो है पेपर 5 का इनोवेशन, नई डेवलपमेंट जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग फील्ड्स में हो रही हैं उसके बारे में हमारा ये जनरल स्टडीज़ पेपर 5 जो है उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक ये सिलेबस एट अ मैक्रो लेवल जो है डिमांड करता है। तो जब हम इस सिलेबस सेगमेंट को डिकोड करेंगे तो देखेंगे और क्या क्या सब टॉपिक्स उसमें हमें पढ़ने हैं। तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 5 हुआ। पेपर 6 आप देखिए बहुत ही डायनेमिक पार्ट है। पेपर 5 में हिस्ट्री और पॉलिटी का इंपॉर्टेंट रोल था, यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी पेपर 6 में पूछी जाती है। आप देखें यहाँ पे इनिशियली इकोनॉमी है, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, राइट। यूपी की गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट जो हैं, यूपी में निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसीज, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। ये देखो आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में कृषि का वाणिज्यकरण, कमर्शियलाइजेशन पे जो है सिलेबस स्पेशली मेंशन करता है। उत्तर प्रदेश की जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी वो सिलेबस में मेंशन है। एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री से जुड़े जो मुद्दे, सामाजिक वनीकरण से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सिलेबस डिमांड करता है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एसोसिएटेड स्पेसिफिकली टॉप बात कर रहा है आपको ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का क्या है वो हमें बताना है। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क बताइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताइए, कितने वेटलैंड्स हैं ये बताइए, उन सब के बारे में आपको बताना होता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के बारे में उत्तर प्रदेश का, रोडवेज, रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश में जो पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, राइट, पर पोल्यूशन से रिलेटेड, प्रदूषण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो पेपर 6 का पार्ट है। उत्तर प्रदेश को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन है। क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग, हैबिटेट, इकोसिस्टम, साइंस एंड टेक, एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, रेशम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती, ये सारी चीज़ें यहाँ आप देखो स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने पेपर 3 में पढ़ा, यहाँ पे स्पेसिफिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पेपर 6 में स्पेसिफिक मेंशन है। और हर एक सिलेबस के सेगमेंट में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टिपिकल नहीं होते, लेकिन चैलेंज होता है लिखना। जो आपको आ रहा है वो आपके दोस्त को भी आ रहा होगा, तो आपके दोस्त या आपके कॉम्पिटिटर से आपकी कॉपी या फैक्ट या कंटेंट कैसे अलग हो ये डिसाइड करता है आपके मेंस में मोर एंड मोर मार्क्स फेच करने के लिए। तो ईजी तो है, ये डायरेक्ट है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे क्रॉनिकल के फाउंडेशन कोर्स में हम प्रॉपरली ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि मेंस के स्टेज पे निबंध, हिंदी, सामान्य हिंदी, 2 पेपर हुए 150 नंबर के दोनों, और 200 मार्क्स एज के ये 6 जनरल स्टडीज़ के पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से लेके जनरल स्टडीज़ पेपर 6। और इनकी क्रोनोलॉजी एक समझाई कि कमीशन ने इस कमीशन को सिलेबस को क्यों एक क्रोनोलॉजी वाइज डिज़ाइन किया है, एज एन सिविल सर्वेंट आपको ट्रेन करने के लिए। और आपसे कमीशन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि सबसे पहले देश को समझो, देश के मुद्दों को समझो, उनका समाधान क्या है, उस समाधान के लिए आपको जो रिसोर्सेज मिले हैं, और जब रिसोर्सेज मिले हैं तो उनका आप दोहन ना करें, करप्शन ना करें, उसके लिए एथिक्स जैसा पेपर है। और ये जब चारों चीज़ें आपने पढ़ ली तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है उत्तर प्रदेश के 75 जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ आपको काम करना है। तो मेंस में ये 8 पेपर होते हैं। इंटरव्यू जो आपका फाइनल स्टेज होता है जो कि 100 नंबर का होता है। मेंस आपका 1500 मार्क्स का हुआ,
अब इसमें 100 मार्क्स आप ऐड कर दो जो इंटरव्यूज होते, तो आउट ऑफ 1600 मार्क्स आपकी मेरिट डिसाइड होती है। एंड एवं 50 to 16% मतलब 800 850 के ऊपर जो हमने अभी मार्कशीट आपको दिखाई दी फाइनल सिलेक्शन की, उसके बियॉन्ड जब आप स्कोर करते हो तो फाइनल आपकी रैंक लगती है। इंटरव्यू जनरली आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, जिसमें जो एमिनेंट मेंबर्स, जो फैकल्टी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट डोमेन से आते हैं, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके डिसीजन मेकिंग को प्रॉपरली चेक कर रहे होते हैं। तो जो ब्रॉडर जो फोकस एरिया होता है इंटरव्यू का, ड्यूरेशन एट एन एवरेज जो कैंडिडेट्स का होता है वो 20 to 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का ही इंटरव्यू जो है एक कैंडिडेट का चलता है। जो फोकस एरिया होता है जनरली करंट अफेयर, जो सामान उस समय चल रही होती है डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपके नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में किया जा चुका है। तो जो इंटरव्यू का स्टेज होता है वो यूजुअली आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर, आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न, वो थ्रू दिस इंटरव्यू जो है मेजर किया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, या अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे भी इंटरव्यू मेंबर्स जो है बोर्ड में क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी पर्सनालिटी पे बेस्ड, आपके बात करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये सारा ही लार्जरली जो है सेट ऑफ मेजर्स पे बोर्ड मेंबर्स आपको जज कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने का ड्रीम है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या रोड मैप बना सकती है, उत्तर प्रदेश से गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे किया जा सके। तो ऐसे यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है इंटरव्यू जो फाइनल स्टेज है इस पे आपको पूछे जाते हैं। एंड देन जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, जो भी मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, उसको मेंस के मार्क्स के साथ क्लब वर्क एज आई डिस्कस, आउट ऑफ 1600 मार्क्स जो है आपको फाइनली मार्क्स अलॉट होते हैं। और उन मार्क्स के अलॉटमेंट के बाद एक मेरिट बनती है डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स स्कोर्ड। और आपने जो अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, मेंस के टाइम पीरियड पे आपको डैफ भरवाया जाता है, जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स, आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, सारे जो है जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते हुए रखना उसकी कॉपीज़ रखनी होती हैं। अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है, किसी कैटेगरी में आपने रिजर्वेशन आरक्षण को क्लेम किया, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाके कमीशन में आपको दिखाना होता है जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो ये सारे मेजर्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस में फाइनली एग्जाम कंक्लूड होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स स्कोर्ड आपको एसडीएम, डीएसपी या जो भी आपके डिजायर्ड पोस्ट हैं, जो भी आपने हायरार्की में अपने फॉर्म में जो भी आपको हायरार्की में भरी हैं, वो सारी जो है आपके मार्क्स के हिसाब से आप उनका कट ऑफ डिसाइड होता है। और वैसे ही जो है आप जो है फाइनली यूपीपीसीएस में फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो पूरा 1 साल ये प्रोसेस लेता है। तो आपके हार्डवर्क के साथ साथ ये एग्ज़ाम पेशेंस, परसिवरेंस और आपकी डेडिकेशन के लिए डेडिकेशन डिमांड करता है। तो एक एग्ज़ाम बहुत ही टायरसम प्रोसेस है, पर बिलीव करें एट द एंड ऑफ द डे जब आप सेलेक्ट होंगे, आपको ये सब कुछ वर्थ लगेगा, सब कुछ वर्थ लगेगा, ये जर्नी वर्थ लगेगी, हर एक स्ट्रगल वर्थ लगेगा। वो जितनी शिद्दत और जितनी मेहनत से आपने अपने एफर्ट्स को डाला है सालों साल, राइट। आई वुड विश कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही ये एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए। क्रॉनिकल आईएएस उसमें आपकी पूरी मदद करेगा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। इसीलिए हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि जो जो गलतियां हमने की हैं अपने एग्जामिनेशन के टाइम ड्यूरेशन में, वो यहाँ ना हो, और परफेक्टली विद इन अ टाइम पीरियड आप एक स्ट्रक्चर मैंडेट में विद इन नो टाइम अपनी डिजायर्ड सर्विसेज को पा सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विश यू लक। अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है देन प्लीज़ डू ज्वाइन द क्रॉनिकल आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या जो भी डाउट्स हो आप जो हमने नंबर्स दिए थे उन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।